हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 18 अगस्त एंड वेदर बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला है, बट स्टिल आई एम हियर टू टेक अनदर क्लास। प्रीवियस क्लासेस में जितना भी हमने स्टडी किया है वो अब हमारे काम में आने वाला है। तो लेट्स सी, जो हमने टॉपिक्स जिसको हमने समझ लिया है एक बार फिर से मैं उनका रिकॉल करती हूँ। कुछ कुछ बातें हमने अंडरस्टैंड की हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक स्थूल निकाय क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या है, एक्सेसिबल स्टेट, एंसेंबल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सब की बात हो चुकी है। और एक टॉपिक जो हमने किया लास्ट 2 क्लासेस में, इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो इंटरेक्शन हमने देखे 3 टाइप के हैं, थर्मल, मैकेनिकल एंड डिफ्यूजन। तो जब हम थर्मल, मैकेनिकल और डिफ्यूजन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रांट कैनोनिकल एंसेंबल की। जब हम थर्मल और मैकेनिकल इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कैनोनिकल एंसेंबल्स की। और जब हम इन तीनों में से कोई भी कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स की। अब ये एंसेंबल्स क्या है और हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स की तरह किस तरह से यूज होंगे, लेट्स सी इन द क्लास. So, in the last class, we were talking about interaction between microscopic systems, and today we are going to start something new topic, that is, we will understand energy distribution between microscopic systems. स्थूल निकाय के मध्य ऊर्जा वितरण की हम बात करने वाले हैं। और इस पूरी क्लास के एंड में जो हम निकालने वाले हैं, जो आज कुछ मैथमेटिक्स होगी आपके लिए। So you will be very liking mathematics. I know you are a physicist, mathematician. So थोड़ी mathematics होगी, it will gonna be interesting for you. So at the end of the class जो हम निकाल कर लेके आने वाले हैं, जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, उसको मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। At the end of the class we will get this relation, this mathematical relation, which is nothing but the probability. This is the probability. ये हम निकाल कर लेकर आएंगे at the end of the class. और कुछ अलग सा रिलेशन है, कुछ कुछ नई से वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखने में थोड़ा अच्छा हो सकता है और हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, बट वी विल ड्राइव दिस रिलेशन। और इस रिलेशन से हमें क्या मिलने वाला है? इस रिलेशन से बेसिकली हमें कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब वो किस टाइप के सिस्टम्स होंगे उनकी हम बात करें, उससे पहले हम थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस टाइप के मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स और उनके इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास आज है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट्स टेक इट इन योर व्यू पॉइंट। I'm sorry, I think it's not visible. Now it is visible to you. So I have 3 systems. अगर मैं पहले सिस्टम की बात करती हूँ, I have a therm water bottle, और ये वाटर बॉटल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वॉल्स इसकी सारी इंसुलेटेड हैं और इसमें है पानी। तो जब हम ऐसे किसी सिस्टम की बात करते हैं जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है और वो बाहर की किसी भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता है, तो हम बात करते हैं मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स की। हम ऐसे सिस्टम्स को अंडर मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स कंसीडर करते हैं जो कि इंसुलेटेड है। अच्छा, मेरे पास 2 और सिस्टम है, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो। मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास में कुछ आइस है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के हिसाब से बात करूँ तो एक ग्लास है, ग्लास में कुछ आइस है। ये एक ग्लास पूरा सिस्टम है और ये सिस्टम एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरी जो आइस है मेल्ट हो जाएगी। इट विल बी टेकिंग हीट फ्रॉम द रूम। सो आई कैन से देयर आर 2 सिस्टम। ये जो आइस है, ये जो सिस्टम है जिसको मैंने ग्लास कहा हुआ है, इट इज टेकिंग हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और इस ग्लास के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो दिस ग्लास इज कंडक्टिंग
दो ग्लास इज इंसुलेटिंग बट दिस इज नॉट प्योरली इंसुलेटिंग, सो दिस ग्लास कैन कंडक्ट, और उस कंडक्शन की वजह से थर्मल इंटरेक्शन के कारण ही देयर इज इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये आइस मेल्ट हो रही है. So in this class, in this system, we are seeing the glass is very small. The system is very small, but the whole environment is very large. So I'm putting a system in a very large environment. So there are two systems. One is very large, other is very small. अगर मैं कहूँ कि ये आइस environment से heat ले रही है, तो there must be some temperature change in the room. बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा जो रूम है बहुत ही बड़ा है. तो हम कभी कभी ऐसे सिस्टम की स्टडी भी करते हैं जिसमें कि जिस सिस्टम को हम स्टडी करने वाले हैं वो एक बहुत बड़े लार्ज इन्वायरमेंट में रखा हुआ है. आज जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं वो ऐसा नहीं है. उसमें हम क्या करें, मेरे पास ये एक इंसुलेटेड बॉक्स है. लेट्स सपोज दिस इज इंसुलेटेड. एक मेथड में मैं इस ग्लास को इन्वायरमेंट में रखती हूँ. उसमें ये ग्लास और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं. एक अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन में मैं इस इंसुलेटेड बॉक्स में इस ग्लास को रख दूं और इस इंसुलेटेड बॉक्स को बंद कर दूं. नाउ इस इंसुलेटेड बॉक्स में मैंने ग्लास रखा, ग्लास के अंदर आइस है और ग्लास ऊपर से कवर भी है. और अब जो इंटरेक्शन होगा वो इस इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर जो एयर है उसके बीच में और जो आइस है उसके बीच में इंटरेक्शन होगा. तो हमारे पास इस इंसुलेटेड बॉक्स में ही दो सिस्टम हो गए, एक जो ग्लास से कन्फाइंड है और एक जो ग्लास के बाहर है और इस इंसुलेटेड बॉक्स की दीवारों से कन्फाइंड है. अभी पूरा इंसुलेटेड बॉक्स रूम पे इंटरेक्शन नहीं कर सकता है. ओके, तो गेटिंग हम तीन तरह के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं. एक इस तरह के जो कि इंसुलेटेड है, जो किसी से भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं. एक इस तरह का सिस्टम हो सकता है जिसमें कि मेरे पास एक छोटा सिस्टम है और एक वो बड़े सिस्टम के साथ हीट का एक्सचेंज कर रहा है, किसी तरह का इंटरेक्शन कर रहा है. और एक थर्ड टाइप के सिस्टम भी हो सकते हैं जिसमें दोनों ही सिस्टम, देयर आर टू सिस्टम, दिस बॉक्स एंड दिस ग्लास, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं. तो जिस इंटरेक्शन की हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर लाइक दिस. I am having box and a glass of water and I'm putting this glass of water into this. That means both systems are not very large in size. दोनों की साइज बहुत बड़ी नहीं है, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं. आप जानते हैं कि ग्लास की एनर्जी इस बॉक्स की से एनर्जी लेगी और उसकी वजह से इस बॉक्स का टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा. So there will be change in the temperature of this box inside अगर इस ग्लास को इसमें रखा जाता है. बट अगर इस ग्लास को मैं इन्वायरमेंट में रखती हूँ तो इस ग्लास के टेम्परेचर में तो चेंज होगा बट इन्वायरमेंट में नहीं होगा. तो यू कैन सी द डिफरेंस. तो जिस तरह के सिस्टम की हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह के हैं. लेटर ऑन क्लास में जब हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट में जाएंगे देन वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम जिसमें कि ग्लास रूम के इन्वायरमेंट में रखा जाए. तो स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. हम यहाँ पर जब आइस की बात करते हैं तो हम मेटल डिफरेंट हो जाता है, हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड की. पर अभी हम यूनिट फर्स्ट में अपने आप को कन्फाइन करेंगे जिसमें कि सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसेस हैं. तो हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे हैं. जब भी मैं कहूँ सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या है, सर्टेन गैस. दैट गैस इज आइडियल राइट नाउ. हम रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे बट अभी हम कन्फाइन करते हैं अपने आप को आइडियल गैसेस के बारे में. और एक ऐसा ही सिस्टम मैंने यहाँ बनाया हुआ है. यू कैन सी, आई थिंक द पिक्चर इज विजुअलाइज्ड टू यू. So here system is isolated. This isolation, what is doing? This is separating this whole system from the environment. और इस सिस्टम के अंदर क्या है, दो सिस्टम है जिसको मैंने नाम दिया है सिस्टम ए एंड सिस्टम ए डैश. तो मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ही दो सिस्टम है. आप कंसिडर कर सकते हैं कि दो सिस्टम है ए एंड ए डैश, बोथ आर इंटरेक्टिंग. किस तरह का इंटरेक्शन है, आई एम डिफाइनिंग कि हम थर्मल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. और एनर्जी एक्सचेंज
तब तक होता रहता है एज यू नो, जब तक कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। इक्विलिब्रियम की बात हम बाद में करेंगे, क्या होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, क्या उसको स्टैटिस्टिकली डिफाइन किया जाता है। राइट नाउ हम दो सिस्टम्स की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर द एंसेम्बल्स। अगर मैं इंटरेक्शन की बात करती हूँ तो देयर में बी सेवरल वेज जिनसे कि सिस्टम्स का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। लेट्स से किसी टाइम पर ये दोनों सिस्टम ए एंड सिस्टम ए डैश इंटरेक्ट कर रहे हैं और किसी टाइम पर सिस्टम ए की एनर्जी E1 है या उस वे से जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें इसकी एनर्जी E1 है और E1 डैश सिस्टम ए डैश की एनर्जी किसी टाइम पर किसी भी टाइप से जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक टाइम पर हमने कहा एनर्जी E1 एंड E1 डैश। Now remember recall the concept of ensemble. What we said, there may be certain other ways जिनसे कि इसका इंटरेक्शन हो सकता है. We have to consider those also. So there is another way by which system was interacting और उस टाइम पर इनकी एनर्जी क्या थी E2 and E2 dash. Similarly, there will be another way by which systems are interacting. So E3 and E3 dash. Okay, what is this? E1, E1 dash, E2, E2 dash, E3, E3 dash. These are different macroscopic states of the system. System A dash, both are interacting. और combined system को मैं A star से represent कर रही हूँ. Okay, so we have A dash and A star. और इनकी एनर्जी किसी एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट में E1, E1 dash, किसी दूसरी मैक्रोस्कोपिक स्टेट में E2, E2 dash, E3, E3 dash. Now once again recall the example of this particular box जिसमें हमने कहा दो सब सिस्टम है और उसमें हमें 4 पार्टिकल रखने हैं. Similarly, इन 4 पार्टिकल्स को रखने के 5 तरीके थे. What are these 5 different ways? These are different macroscopic states of the system. ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है. In the similar way, this one is the first macroscopic state, second macroscopic state, third macroscopic state, and so on. Remember, जिन systems की हम बात कर रहे होते हैं, there are 10 to the power 23 particles. तो अगर मेरे पास दो बॉक्स हैं, फर्स्ट है क्यूब, दो बॉक्स हैं जिनमें कि मैंने गैस फिल की हुई है, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन के कारण वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी E1 है और वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी E1 डैश है, उनका नंबर किसी एक स्टेट में कुछ और होगा, किसी दूसरी स्टेट में कुछ और होगा, किसी तीसरी स्टेट में कुछ और होगा और इन सभी स्टेट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा. I hope it helps you to this example. You can take this example जिसमें हमने हमारे पास डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक स्टेट है. Similarly, यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स होंगी. जिस तरह से यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप देख रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी जिसमें हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, उनके कारण इन सिस्टम्स की एनर्जी अलग अलग होंगी. राइट, तो अब इतने सारे सिस्टम्स को हम कैसे कंसीडर करें, क्या निकाल कर लेकर आना है. लेट्स सी. मैथमेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत ही सिंपल वे में इन एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू नो दिस इज नॉट अ डिफरेंस. अगर मैं एक एनर्जी स्केल बनाती हूँ और उस एनर्जी स्केल्स पर इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट को मार्क कर देती हूँ. इफ यू कैन विजुअलाइज देयर आर सम लाइंस, देयर आर सम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड आई हैव रिटन इट E1, E2, E3, E4, E5, E6. These are the energy states of system A. Energy state means one macroscopic state is having energy E1, another having E2, E3 and so on. There is energy state of system A dash. I have represented E1 dash, E2 dash, E3 dash and so on.
तो ये एक अदर वे हो गया जिसमें कि हम एनर्जी स्केल पर इन एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर ये पूरा सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, तो किसी एक टाइम पर अगर मैं सिस्टम ए डैश की एनर्जी की बात करती हूँ पर्टिकुलर इस स्टेट में, then it will be E1 plus E1 dash. In this state, E2 plus E2 dash, E3 plus E3 dash. और क्या आप बता सकते हैं ये जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज आएगा किसी भी माइक्रोस्कोपिक स्टेट में? अगर मैंने इस बॉक्स की कुछ एनर्जी है, इनसाइड देयर सम एयर, और उस बॉक्स में अगर मैंने ग्लास को भी रख दिया और क्योंकि ये बॉक्स इंसुलेटेड है तो दोनों की कंबाइंड सिस्टम में जो भी एनर्जी है वो इनिशियल स्टेज पे भी सेम रहेगी, फाइनल स्टेज पे भी सेम रहेगी, और बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स आ रही हैं सभी के लिए सेम होगी। So whether the energy is E1, E1 dash, E2, E2 dash, E3, E3 dash, but every time, in every macroscopic state, total energy will be the same. So I can say I am representing total energy by E star. This is E star. This is E star. Every time, total energy, total combined energy of the system is constant. So E star is a constant. Student, there was some interruption due to the electricity cut. So let's start where we were. We were at the total energy. So the total energy of the combined system A star, the total energy of this combined system is E star. I have written E star, and this E star is E plus E dash. What is this energy E? E is energy of any one macroscopic state of the system A. And E dash is the energy of system A dash in the similar macroscopic state of system A dash. So ये energy E and E dash, it can be E1, E2, E3, and this E dash may be E1 dash, E2 dash, E3 dash. तो किसी एक एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, किसी एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट की बात हो रही है, जिसमें हमने कहा E plus E dash is equal to E star. Simply the energy of system A dash is E dash is equal to E star minus E. So I can say energy E dash is also a function of energy E. E star is a constant. तो combined system की जो एनर्जी है वो constant है, तो सिस्टम A dash की एनर्जी E dash किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी E पर. ओके, तो ये बात तो हो गई कि हमने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को समझ लिया है, और ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स क्या है? बेसिकली डिफरेंट एनर्जीज इन डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स स्टेट्स. तो अगर मैं कहूँ हम एक छोटा सा एनर्जी इंटरवल की बात कर रहे हैं, आई हैव टेकन सम एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई. तो सिस्टम किसी टाइम पर किसी एनर्जी स्टेट ई में था, सिस्टम ए इन ई, सिस्टम ए डैश इन ई डैश, और मैं छोटे एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई की बात कर रही हूँ, और इस छोटे एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई में जो एनर्जीज हैं E2, E3 इन सो ऑन. इफ यू कैन विजुअलाइज देयर इज एन एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई, और मैंने उसमें कहा कि एनर्जी स्टेट E2 और E3 इसमें आती है. इस एनर्जी इंटरवल जिसको मैंने लिया है E से लेकर E प्लस डेल्टा ई, मैंने कहा इस एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई में जो कि E से लेकर E प्लस डेल्टा ई है, उसमें नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर सिस्टम ए इज ओम ई. मैंने नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट को एक वेरिएबल एक पैरामीटर ओम से रिप्रेजेंट किया है, जो कि फंक्शन है एनर्जी ई का. दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट रिकॉल व्हाट इज एक्सेसिबल स्टेट. एक्सेसिबल स्टेट की हमने बात की थी. वापस से हम देखते हैं इस एग्जांपल को. हमने कहा ये सिस्टम है, सिस्टम की 5 मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, और इन 5 मैक्रोस्कोपिक स्टेट के करस्पॉन्डिंग
ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट है, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। ये मैक्रो स्थूल अवस्थाएं, ये माइक्रो सूक्ष्म अवस्थाएं। इस स्थूल अवस्था की 4 माइक्रोस्कोपिक स्टेट है, इसकी भी 4 है, इसकी 6 माइक्रोस्कोपिक स्टेट है, इसकी 1 है और इसकी 1 है। देखो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट इज 16। तो जब अगर हम सभी को ऐड कर दे तो दिस नंबर विल बी 16। तो टोटल माइक्रोस्कोपिक स्टेट है 16। तो सिमिलरली इस सिस्टम में भी क्या होगा, हमने मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स की तो बात की है, बट हर मैक्रोस्कोपिक स्टेट की बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होंगी। तो देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हम 4 पार्टिकल्स के लिए 15 माइक्रोस्कोपिक स्टेट की बात करते हैं। अगर हमारे पास 10⁻23 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब हुए तो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होगा। Nevertheless, we are dealing things with the statistical tools, so it's gonna be very simple. तो यह 16 माइक्रोस्कोपिक स्टेट हुई। अगर मैं कहूँ इस पूरे सिस्टम में कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें कि एक भी पार्टिकल किसी बॉक्स में ना हो, यानी कि ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट है जिनमें कि ये सिस्टम एम्प्टी रह गया और इसमें ये सिस्टम एम्प्टी रह गया, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने मना कर दिया, मैंने कन्फाइन कर दिया कि मुझे ऐसी स्टेट नहीं चाहिए जिसमें कोई भी पार्टिकल किसी भी बॉक्स में ना हो, किसी एक बॉक्स में ना हो। तो मैं क्या कहूंगी, नाउ only these microscopic states are possible. These microscopic states are possible. So what can I say? Now only 14 microscopic states are accessible. पहले 16 accessible हो रही थी, अभी हमने क्योंकि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर एक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण अब हम सिर्फ 14 माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैंने क्या कहा है, यहाँ पर मैंने एक एनर्जी इंटरवल E से लेकर E प्लस डेल्टा E लिया है और उसमें मैंने कहा जो नंबर माइक्रोस्कोपिक स्टेट का एक्सेसिबल हो सकता है वो सिंपली मैंने रिप्रेजेंट किया ओम E, where ohm is a function of energy E, right? So simply number of accessible states of system A in energy interval E to E plus delta E. ये छोटा सा एनर्जी इंटरवल है। रिमेम्बर ये सिस्टम की सारी पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो और भी एनर्जी इंटरवल्स हो सकते हैं। हमने एक छोटे से इंटरवल की बात की, उस छोटे से इंटरवल में नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं। बस अगर सिस्टम ए के लिए एक्सेसिबल स्टेट ये है तो आई कैन राइट नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर सिस्टम ए डैश इज ओम डैश ई डैश। Obviously, the accessible state of system A dash will be function of energy state E dash. Now, system A की कुछ accessible state है, system A dash की कुछ accessible state है और combined system की कुछ accessible state होंगी। Now, जो combined system की जो accessible state है, वो किसका function होगी? Let's see. ये देखने के लिए हमने कहा energy E dash is equal to E star minus E. अगर सिस्टम ए की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं E प्लस डेल्टा E डैश, उस केस में सिस्टम ए डैश की एनर्जी क्या हो जाएगी? E डैश इज इक्वल टू E स्टार माइनस E माइनस डेल्टा E। देयर विल चेंज इन द सिस्टम ए डैश एनर्जी और वो चेंज हमने लिखा माइनस E माइनस डेल्टा। ये जो एनर्जी इंटरवल है बहुत ही छोटा है। लेट्स से वी कैन नेग्लेक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। सिस्टम ए डैश की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और उसके कारण हमने सिस्टम ए डैश की जो एनर्जी है जिसमें सिस्टम ए में जो चेंजेस किए हैं उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लेट्स से डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो नाउ दिस ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई। सो ई डैश is a function of energy E because E star is constant. E star constant है और सिस्टम A डैश की एनर्जी E पर डिपेंड कर है। Now see this parameter ohm dash.
Om dash is depending on E dash, and E dash is depending on E. So what I can say that Om dash is also a function of energy E. It is very important. Mathematically it looks very simple, but this relation is very important. So what we can conclude that if delta E is very small, we can say simply E dash depends on energy E, and if it depends on energy E, then Om dash, which was a function of E dash, will also be a function of energy E. तो सिस्टम ए की एक्सेसिबल स्टेट भी सिस्टम ए की एनर्जी पे डिपेंड कर रही है और सिस्टम ए डैश की एक्सेसिबल स्टेट भी एनर्जी ई पे डिपेंड कर रही है। अगर दोनों ही एनर्जी स्टेट ई पर डिपेंड कर रही है तो कंबाइंड सिस्टम की एक्सेसिबल स्टेट भी, जिसको मैं ओम स्टार से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो भी फंक्शन होगी एनर्जी ई। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन हम लेकर आए हैं, बट मैथमेटिकली इट शुड बी वेरी क्लियर। हम कैसे लेकर आए हैं? हम सिस्टम ए की एनर्जी चेंज की बात कर रहे थे, दैट एनर्जी चेंज वाज डेल्टा ई, जिसमें हमने कहा इस एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई में नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है ये, which is a function of energy E, and from this mathematics we see that this energy E dash is also a function of energy E. So the combined system accessible state will also be a function of energy E. Now this is accessible state in a certain energy interval delta E. ऐसे बहुत से इंटरवल्स हैं और हम उन सभी एनर्जी इंटरवल्स की बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कहूँ if I sum this equation over n variable energy E, then I can say this will give me total number of accessible states of system A star. एक कंबाइंड सिस्टम के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट होंगी वो ये होंगी, और ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट क्या है? 14. दिस इज टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर दिस सिस्टम। अगर हमने इन दोनों सिस्टम्स पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया है तो, अगर नहीं लगाया है देन टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स आर 60. Get it? So this is accessible state for system A star for a certain energy interval delta E. So for a whole range of energy, this is total number of accessible state of system A star. Now one more additional thing is here. We apply theory of equal priori probability. What is that? अच्छा, सिस्टम ए की भी बहुत सारी स्टेट है, सिस्टम ए डैश की भी बहुत सारी स्टेट है। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सिस्टम विल हैव दिस एनर्जी स्टेट और दिस एनर्जी स्टेट। ठीक उसी तरह से हमारे पास ये 5 केस है और हमें जानना चाहते हैं इन 5 केसेस में से किसी एक केस की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि किसी एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपके पास ये 16 पॉसिबिलिटीज हैं तो आप कहेंगे इन 16 माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स में से किसी भी एक में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/16। वेरी सिंपल। अगर हमारे पास 16 स्टेट्स हैं तो 16 स्टेट्स में से किसी भी एक स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/60। तो आई सिंपली राइट 1/60। अब मैं कहूँ इस मैक्रोस्कोपिक स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। So this will give me probability to find the system in this particular microscopic state. अच्छा, आप कहें आपको इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो इसके लिए आप क्या करें? 1/16 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से। So it will give me the probability of finding the system in this particular microscopic state.
अगर हमें इसमें जानना है then what you have to do, you have to just multiply number of microscopic states, or I can say accessible states for this system, then this will be 1. Okay, so similarly अगर हमारे पास ये total number of accessible states है for combined system A star, then किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? It will be simply 1 upon ohm star E, summation E. This is the probability of finding the combined system in a particular accessible state or microscopic state. आप जानते हैं एक्सेसिबल स्टेट क्या है? एक्सेसिबल स्टेट का दोज माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट पर लगाए गए किसी प्रतिबंध का पालन करते हैं. तो ये क्या है? सिंपली it will give me the probability of finding the system in a single microscopic state. So this theorem is called theory of equal priori probability, यानी कि सभी माइक्रोस्कोपिक स्टेट सिस्टम की इक्वल प्रोबेबिलिटी वाली होती हैं. कोई भी एक हो सकती है. बट माइक्रोस्कोपिक स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है. यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोपिक स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/16. हेयर 4 into 1/16. हेयर 6 into 1/16. 1 into 1/16. 1/1 into 1/16. सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? 6 into 1/16. तो सारी माइक्रोस्कोपिक स्टेट इक्वली प्रोबेबल नहीं है. इक्वली प्रोबेबल कौन सी स्टेट्स है? माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, ओनली माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स. तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, यानी सभी माइक्रोस्कोपिक स्टेट इक्वली पॉसिबल हो सकती है. बट स्थूल अवस्थाएं इक्वल प्रोबेबिलिटी वाली नहीं होती हैं. इस इक्वल प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट से तो मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम इन ए पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्टेट. तो जैसा हमने यहाँ किया है, हम यहाँ करते हैं just give me the probability of finding a system in any microscopic state. अगर हमें माइक्रोस्कोपिक स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो दिस इज नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी स्टेट E. अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं जैसा कि मैंने यहाँ किया है 4 into 1/16, 4 into 1/16, 6 into 1/16. Similarly, I am multiplying this quantity to this one, and it will give me the probability of finding the combined system in an energy state of E, and that energy state E is one of the microscopic state of combined. So हमें क्या मिला finally? The probability और ये हमें क्या बता रहा है? ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? इट इज गिविंग अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द कंबाइंड सिस्टम इन ए पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ एनर्जी E. और यहाँ एनर्जी E सिस्टम A की एनर्जी है. तो हमें प्रायिकता मिल गई है किसी एक एनर्जी स्टेट E में होने की. इससे आगे क्या रिलेशन होगा और इससे हम आगे ये सब चीजें कैसे निकालेंगे? वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है इस क्लास के एंडिंग में. अगर मैं आपसे कहूँ, आप जानते हैं एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? देयर इज अ कॉइन और अगर मैं इस कॉइन को तो हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? आप सिंपली कहेंगे दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2. 50% चांसेस है किस बात की? हेड या टेल आने की. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 2 कॉइन्स उछाल रहे हैं एयर में तब हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नाउ व्हाट इज द, अगर यहाँ पर 2 कॉइन्स हमारे पास होते
तब किसी एक कॉइन के हेड या टेल आने की, किसी एक कॉइन के हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो दिस इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, then it will be easy for you to understand how this accessible states work. ये accessible states किस तरह से वर्क करती हैं और इनका फर्दर फंक्शनिंग कैसे होता है, वो समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। Okay, students. So in this whole class, what we have discussed how energy is distributed between microscopic system. Remember, हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर दोनों का ही वॉल्यूम कन्फाइंड है। कोई भी सिस्टम इक्वल, दोनों सिस्टम इक्वल वॉल्यूम वाले हैं, कोई भी सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है। और जब हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो एक की एनर्जी का चेंज दूसरे की एनर्जी चेंज को इफेक्ट करता है। देयर इज अ चेंज इन सिस्टम ए डैश एंड एनर्जी। और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसको हम निकाल कर लेकर आए हैं और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और अच्छा लुक में बनाएंगे। एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज कॉल्ड। दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज कॉल्ड कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। ओके, so enjoy the lecture and take care. Bye bye. Have a nice day.